है, हमें किसी को सिद्ध नहीं करना। और क्या जरूरत पड़ी सिद्ध करने की? क्या हमें बंटवारा करना कहीं से? हमें कोई बंटवारा नहीं करना कि न किसी को सिद्ध करना है। गुर्जरों को सिर्फ अपना एहसास होना चाहिए कि हम क्या हैं। अब अतीत तो सामने आएगा ही आएगा, ये किसी की बपोती नहीं है कि इतिहास को दबा कर रखें। जाति शब्द सबसे पहले गुर्जरों के लिए इस्तेमाल है, उससे पहले जाति शब्द ही नहीं है। मनु ने गुर्जरों का साम्राज्य समाप्त होने के बाद मनुस्मृति लिखी है, तो वो गोत्र तो वही रह गए, जाति अलग बनती चली गई। तो ये इसलिए कॉमन है चारों गोत्र जो हैं और लोगों में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर समाज के लोगों से जब भी हमारी मुलाकात होती है तो ये कहते हैं कि गुर्जर एक जाति नहीं बल्कि एक संस्कृति है। गुर्जर समाज का बहुत पुराना इतिहास है। आज गुर्जर समाज के इतिहास पर और ऐसा क्यों कहा जाता है कि गुर्जर जाति नहीं बल्कि एक संस्कृति है, इस पर बातचीत करने के लिए इंजीनियर शेषराज पंवार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गुर्जर समाज के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इतिहास के पन्ने भी इन्होंने खूब खंगाल रखे हैं। इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका। और मैं खुद गौरवान्वित हूँ, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी बात आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि गुर्जर जाति आखिर है क्या और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये एक जाति नहीं बल्कि एक संस्कृति है? देखिए, गुर्जर को समझने के लिए अगर इतिहास की बात करनी है तो पहले यही समझना होगा कि गुर्जर शब्द भी तो इसका भी तो इतिहास है। गुर्जर शब्द जो है ये संस्कृत प्रयोग में आनी जब से तब से ही है गुर्जर शब्द, और संस्कृत बहुत बाद का प्रयोग है। उससे पहले गुर्जर है या जुर्जर है या यूची है, क्योंकि जो उच्चारण करने वाले लोग होते हैं उनके हिसाब से वो उच्चारण होता है, वो अपने उच्चारण में क्या बोलते हैं। तो जहाँ तक गुर्जर शब्द की बात है तो पहले गुर्जर है, और गुर्जर का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। ये मतलब छोटा बात नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि इस भारत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसकी अगर कोई इसका श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो गुर्जर समाज को जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको संभाला तो वो एक बहुत मतलब जो बहुत अच्छी हालत नहीं थी देश की। और हम अगर खाली ये कहने लगे कि साहब वो मतलब गुर्जर शब्द से ही जाति है या नहीं है, ये तो इससे पहले इसका देखना पड़ेगा ये क्या है। गुर्जर शब्द जो है, हम गुर्जर जैसे मैंने बताया, हमने मतलब नागवंश भी है, कुषाण वंश भी है, प्रतिहार वंश भी है, हूण वंश भी है, चेची हैं, खटाणे हैं, मतलब बहुत सारा विभाजन है गुर्जरों का। और उसमें जो सबसे पहला जो हम मानते हैं तो नागवंश जो है वो बहुत पुराना है। शेषनाग ने इसकी मेरे नाम से भी थोड़ा मिलता है, शेषनाग ने नींव रखी, वो 110 BC की है, ईसा पूर्व जो है। और नागवंश का जो मेन जो बात है वो नागवंश ने बौद्ध धर्म की रक्षा की है। जहाँ भी आप देखेंगे बुद्ध की मूर्ति देखेंगे तो उसके ऊपर नाग देखेंगे आप, तो वो नागवंश का है एक्चुअली। और नाग उनका जो सांप कहते हैं, हम नाग कहते हैं, वो उनका टोटम है, मतलब एक प्रतीक चिन्ह है नागवंश का। वो नागवंश ने बौद्ध धर्म की रक्षा की है। और नागवंश जो है वो बहुत मतलब छोटी बात नहीं, क्योंकि नागवंश के 2 विभाजन हैं, एक महाभोजी हैं, एक महारट्टी हैं। महाभोजी में से आप जिनको ये मीर भोज और ये भोज वंश, भोज परमार, ये सब जो हैं महाभोजी वाले उसमें से हैं, वंशावली में से। लेकिन महारट्टी से राष्ट्र बना, तो राष्ट्रकूट जो हैं वो महारट्टी हैं, मतलब नागवंश का ही विभाजन है। वो साउथ में चले गए तो राष्ट्रकूट कहलाए। और ये चूँकि जो भोजवंशी हैं ये मध्य भारत में इसमें रहे हैं। आपका ये सारा का सारा उत्तर प्रदेश का मध्य एरिया, मध्य प्रदेश और ये जितना एरिया है इसमें भोजवंश रहा है। तो महाभोजी, महारट्टी ये गुर्जरों के ही वो हैं, विभाजन है। अभी मतलब अगर पूरा ही समझना है तो फिर हमें पीछे का वो इतिहास से हमें देखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी लोग बागों को अभी इतिहास को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतिहास में खाली ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो राजा हुए उनकी लड़ाइयाँ हुई, उन्होंने युद्ध जीते, युद्ध हारे।
इतिहास जो है वो मानव का है, और मानव का इतिहास में उसमें जो पहलू है, सामाजिक पहलू है, अगर उसको नहीं देखेंगे हम तो इतिहास का हम मतलब इतिहास के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक जो सामाजिक पहलू है उसमें गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। और एक और जो एक सबसे बड़ी गलती हम जहाँ करते हैं वो ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि आज 135 करोड़ आबादी है भारत की, तो इतनी रही होगी, मतलब कितनी बड़ी, मतलब हम इसी धारणा को लेकर के सोचते हैं कि इतनी रही होगी, जबकि आज से 2000 साल पहले भारत की आबादी 6 करोड़ है केवल। और वो और ताज्जुब की बात है कि वो 1000 साल तक लगभग कांस्टेंट रही, 6 करोड़ से 7 करोड़ तक ही पहुंची 1000 साल में। तो 1000 साल पहले भी 7 ही करोड़ आबादी थी, 7.25 करोड़। और हम आज के नज़रिए से देखते हैं कि यही रहा होगा, ऐसे ही रहे होंगे लोग, इतने बड़े राजा होंगे, इतनी बड़ी सेना होगी, इतने बड़े युद्ध हुए होंगे। तो जहाँ 6 करोड़ आबादी पूरे भारत की थी, और उस समय भारत में आज से 2000 साल पहले अफगानिस्तान भी था यहीं, बर्मा भी यहीं था, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ये बाद की उपज है, श्रीलंका भी यहीं का हिस्सा था। तो हम मतलब देश की भी परिभाषा ठीक से नहीं समझते। आज हमारा जो संवैधानिक भारत है उसको ही देश मान रहे बस कि भारत यही था, ऐसा नहीं है। भारत मतलब भारतीय भूभाग को कह सकते हैं, बहुत बड़ा भूभाग था, अफगानिस्तान इसमें था सारा, मतलब तो उस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सभ्यता की बात आपने पूछी, संस्कृति की, मैं इसको अलग मानता हूँ। संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग चीज़ें हैं। संस्कृति तो संस्कृत से जुड़ी हुई है, और संस्कृत में जो कुछ लिखा गया वो उसी को पालन करने को संस्कृति कहा जा सकता है। लेकिन सभ्यता जो है वो ह्यूमैनिटी से कंसर्न है। सभ्य मतलब आदमी होना, सिविलाइजेशन और सभ्यता ये दोनों एक शब्द हैं। तो सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है गुर्जरों का। मेरा सवाल आपसे इंजीनियर साहब ये है कि जब भी गुर्जर समाज के आप जैसे विद्वान लोगों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गुर्जर का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, लेकिन जो लोग आपकी जाति पर कटाक्ष करते हैं वो कहते हैं कि ये गुर्जर नहीं है तो गोचर हैं, और गोचर का मतलब होता है गायें चराने वाला। देखिए ये एक्चुअली क्या होता है कि विपिन जी, अभी आदमी जो भी बोलता है वो अपने मन की कुंठा को बाहर निकालता है, और ये परिस्थितियां रही कि गुर्जरों ने देश के लिए मतलब मुग़लों से लड़ा, अंग्रेज़ों से लड़ा, और सबसे बड़ी जो मनुवाद है उसको फेस किया। तो मनुवाद ने ही एक्चुअली हमारा पतन शुरू किया। मनुवाद को स्थापित करने के लिए सबसे पहले गुर्जरों का दमन करना पड़ा, और उसके बाद हम जो है मतलब अरब आक्रांता आ गए, उनके साथ लड़ते रहे, फिर अंग्रेज आ गए, उनके साथ लड़ते रहे। और जो हमारा ये स्वाभिमान है, जो देश के लिए समर्पण है, इसने हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर किया, शैक्षिक रूप से कमज़ोर किया, और हम उस दयनीय हालत जैसे कह सकते हैं उसमें चले गए। तो अभी जो हमसे अलग हुए और वो थोड़ा सा अगर ठीक हालत में आ गए तो वो कहने लगे कि साहब हम ही हैं। ये तो इस तरह से है जैसे वो कमला हैरिस है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वो ये कहने लगे कि साहब मेरा जो परिवार है यहाँ बस उसकी मैं ही हूँ और कुछ है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं, उसके परिवार में भी है, यहाँ पे हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। या ऋषि सुनक ये कहने लगे कि साहब मैं तो बस मेरा जो परिवार है वो वही है, बस सब कुछ जो है। तो यही जो हम से अलग हुए हैं वो अपने आप को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम ही हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं। उनको तो फिर इतिहास पर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि राजपूत बनना या राजपुत्र बनना तो तभी होगा ना जब राजा होंगे, और सम्राट जब सम्राट थे तो सम्राट पुत्र तो नहीं है, ये राजपुत्र ही हैं। राजा शब्द तो जो है बहुत बात की बात है, महाराजा धीराज होते थे, ये ठीक बात है। तो अभी उसको जाने की मतलब सही से जाने की जरूरत नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मिहिर भोज है, जैसे प्रतिहार वंश है, प्रतिहार वंश नागभट्ट ने स्थापित किया। भट्ट जो है भट्टारक मतलब आप मैत्रक गोत्र या जो बटार जिन्हें कहते हैं, ये बौद्ध धर्म के रक्षक हैं बेसिकली। तो नागभट्ट ने प्रतिहार वंश स्थापित किया। नागभट्ट को बता देंगे राजपूत है कोई, वो तो नागवंशी है, भट्टारक गोत्र है जो बटारों का है, तो उन्होंने स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिहार वंश के जितने भी युद्ध हुए हैं वो राष्ट्रकूटों से हुए। जैसे मैंने बताया था वैसे राष्ट्रकूट गुर्जरों का हिस्सा है, तो मतलब हम से भी विभाजन है नागवंशियों का, और पाल वंश से हुए।
तो जो गुर्जर शब्द है ये तो राष्ट्रकूटों ने दिया प्रतिहारों को। प्रतिहारों ने स्वयं ऑप्ट नहीं किया, अपने आप नहीं लिखाया, बाद में लिखाया, वो तो बहुत बाद की बात है। लेकिन शुरू में सबसे पहले जो लेख है, शिलालेख है, उसमें तो राष्ट्रकूटों ने यह गुर्जर प्रतिहार लिखा। तो ये मतलब उस पत्थर के लिखे हो को आज थोड़ा ही लिखा किसी ने, वो तो 1000 साल पहले लिखा गया शिलालेख। तो उसके हिसाब से कोई कुछ भी कहता रहे उसके। मैं और दूसरी बात विपिन जी कहता हूँ, मैं तो गुर्जरों को ये संदेश देता हूँ, भाई आपको कहीं सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमें किसी कोर्ट में नहीं जाना, किसी कचहरी में नहीं जाना, कोई हमें सिद्ध नहीं करना कि हम गुर्जर हैं, ठीक है ना। कोई मानता है माने, नहीं मानता है ना माने, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो गुर्जरों को इकट्ठा करना है, गुर्जरों को अपने बारे में पता होना चाहिए, उनका इतिहास क्या है, उनका सारा का सारा जो पुराना जो कुछ है वो उनको पता होना चाहिए। हमें किसी से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं, इतने सारे प्रदेशों में हैं, इतने सारे धर्मों में हैं, हमें किसी को सिद्ध नहीं करना। और क्या ज़रूरत पड़ी सिद्ध करने की? क्या हमें बंटवारा करना कहीं से? हमें कोई बंटवारा नहीं करना कि न किसी को सिद्ध करना है। गुर्जरों को सिर्फ अपना एहसास होना चाहिए कि हम क्या हैं, अपने बारे में वो जान लें, पहचान लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हीन भावना से निकल करके बाहर आए हैं। इंजीनियर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके समाज का जो इतिहास है तो उसमें क्या कोई राजा महाराजा या फिर सम्राट भी हुआ है? क्योंकि जैसा कि आजकल की चर्चाएं हैं, बड़ा प्रश्न जो है आपके समाज के इतिहास पर भी लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अशिक्षा से दौर से गुजरे हैं। शिक्षा हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में देश आज़ाद होने के बाद आई, जब उपलब्ध हुई, कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तब हमने अपने बारे में जानना शुरू किया। और खाली दूसरों के कहने से क्या होता है? सम्राट को जो है ये कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है कि भाई कुषाण सम्राट हुए, कनिष्क उसमें राजा हुए, कुषाणों से कसाणा, कुषाणा, कसाना सारे शब्द ये, कंसाणा, ये सारे के सारे गुर्जरों के नहीं है क्या? तो कुषाण सम्राट कनिष्क को कौन नहीं मानेगा? हूण जो है, मीरकुल हूण थोड़ा सा क्रूर शासक था बहुत, लेकिन उसका शासन रहा पूरे वहाँ तक, चीन तक रहा और इधर जयपुर अफगानिस्तान तक रहा मीरकुल हूण का शासन। तो वो तो हूणों का गोत, हूण तो गुर्जरों का गोत है। कुषाण जय कसाणा गुर्जरों का गोत है। प्रतिहार जो है वो लोग गुर्जरों का गोत है। और चेची है, खटाना है, जयपाल खटाना तो सबसे पहले लड़ा और अरब आक्रांताओं से। वो नहीं था क्या? वो हिंदूसाई जो है, बाद में शब्द भी उसी से आया। सबसे पहला हिंदूसाई शब्द जो है जयपाल खटाना को ही दिया गया। तो ऐसा नहीं है, ये खाली कहने की बात है। और सबसे विपिन जी, सबसे बड़ी बात ये है, जितने भी धर्म यहाँ भारत में हैं, देखिए मैंने बताया कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को फिर से स्थापित किया। जैनिज्म है, सिद्धराज सोलंकी ने किया, हेमचंद को उसने स्पॉन्सर किया, जैनिज्म को सर्वाइव किया। और यही नहीं, जिसको आप आज हिंदू 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 कह रहे हैं, ये भी तो सुधर्मा चौहान ने स्थापित कराया शंकराचार्य के साथ। मतलब गुर्जरों को अपना पता ही नहीं है। अब हिंदू तो बन रहे हैं, हिंदू तो 8वीं शताब्दी में बने हैं, उससे पहले सबको भूल जाएं क्या हम? 8वीं शताब्दी में मान लो हमें ज़बरदस्ती या हमारी सत्ता जाने के बाद हमें हिंदू बना दिया गया 8वीं 9वीं शताब्दी में। तो उससे पहले, इसीलिए हम पहले की बात नहीं करने देना चाहता, कोई भी इतिहासकार करने नहीं देना चाहता, जितने सोशल वर्कर हैं वो नहीं करने देना चाहते, जो सत्ता में हैं वो नहीं करने देना चाहते। अब अतीत तो सामने आएगा ही आएगा, ये किसी की बपोती नहीं है कि इतिहास को दबा कर रख ले। इंजीनियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गुर्जर जाति है ये कितनी पुरानी जाति है? देखिए, ये आप फ़ख्र से कह सकते हैं आप कि जाति शब्द सबसे पहले गुर्जरों के लिए इस्तेमाल हुआ। उससे पहले जाति शब्द ही नहीं है। और जहाँ तक वर्ण व्यवस्था की बात, लोग सोचते हैं कि वर्ण व्यवस्था ये है वो, मनु ने कब लिखा? मनु ने गुर्जरों का साम्राज्य समाप्त होने के बाद मनुस्मृति लिखी है। और इसीलिए गुर्जरों से, चूँकि वो सबसे ज़्यादा जो सत्ता गुर्जरों की थी, प्रतिहार वंश का शासन था, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत गुर्जरों से ही हुई। और गुर्जर जाति मतलब कोई कह दे कोई 9वीं शताब्दी से पहले कहीं जाति शब्द प्रयोग हुआ हो, कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं जाति शब्द ही प्रयोग नहीं हुआ। तो जाति तो शब्द ही प्रयोग गुर्जरों के लिए सबसे पहले हुआ है। वो सही है गलत है ये अलग बात है, जाति हो नहीं हो, लेकिन हमें चूँकि अब हमारे साथ समस्या है
कि भाई हमें तो उस स्थिति से बाहर आना है, मनोस्थिति जो हमारी खराब कर दी गई है, तो उससे तो बाहर आना है ना हमने। ये तो हमारा मतलब मॉरल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम संसार में आए हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने बारे में सब कुछ जानें और सही सही जानें। तो किसी दूसरे के हम कहने से नहीं है, तो हमें अपने आप ही करना पड़ेगा इसके लिए प्रयास, कि हमें अपने आप खुद को बाहर लाना है। और इसलिए नहीं लाना कि हमें किसी से लड़ाई करनी है, किसी को दबाना है या किसी को शो करना है। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपनी मानसिक मतलब हमारा स्तर, हमारा मतलब किसी बंधन में ना रहे हम, मस्तिष्क हमारा, हम खुले दिल से बढ़ें आगे को, यही हमारी इच्छा है। जिस तरीके से आपने गोत्र की बात अभी की, तो कई ऐसे गोत्र हैं जो गुर्जर समाज में भी हैं, राजपूत समाज में भी हैं, जाट समाज में भी हैं। देखिए, गोत्र की बात जहाँ तक है, गोत्र भी नहीं थे 11वीं सदी तक, गोत्र नाम की चीज़ ही नहीं है कोई। वैसे भी ये संस्कृत का ही शब्द है, त्रय जो है और किसी भाषा में प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में ही होता है। संस्कृत भाषा भारत में बहुत बाद में आई है, ये कहने की बातें हैं। क्योंकि हमारे राजशेखर हों या हमारे भोज परमार हों, सब के सब पाली में लिख रहे थे, संस्कृत में नहीं लिख रहे थे। राजशेखर जो सबसे बड़ा ब्राह्मण जो संस्कृत का ज्ञाता माना जाता है, उसके भी जो 35-40% ग्रंथ पाली में हैं। इस तरह से भोज परमार ने, जिन्होंने 85 ग्रंथ लिखे, 85 ग्रंथ जो है भोज परमार ने लिखे हैं, जिसको आप वास्तुशास्त्र की आज जो बात कर रहे हैं वो उन्हीं से शुरुआत ही की हुई है, लेकिन उन्होंने पाली में लिखा। तो ये गोत्र शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, ये बाद में आया। और ये इसको जो ये कहा जाता है कि साहब माउंट वो यज्ञ हुआ, उसमें जो 4 जो है गोत्र प्रकट हुए, तो वो जो यज्ञ है वो उस समय का है जब भारत पर आक्रमण हो रहे थे। उससे रक्षा के लिए ये कहा गया कि भाई ये 4 बॉर्डर वाले जो हमारे ये हैं कबीले, समझ लो उनको गोत्र बना दिया गया। तो कबीले सारे के सारे अपने आप गोत्र में कन्वर्ट हुए हैं। ये तो ठीक है कि परमार, चंदेल, चौहान, सोलंकी जो है 4 जो है वो अग्निकुल में वहाँ पर दिखाए गए, लेकिन उसके अलावा जितने थे वो चेची गोत्र है, खटाना गोत्र है, सारे के सारे जितने मतलब जो कबीले थे उन्होंने अपने गोत्र उनको ही बना लिया, कबीलों के ही नाम फिर गोत्र हो गए। लेकिन ये 4 गोत्र जो हैं ये भी 11वीं शताब्दी के, और ये इसलिए हैं कि इनके आगे फर्दर जो विभाजन हुए हैं तो वो गोत्र तो वही रह गए, जाति अलग बनती चली गई। तो ये इसलिए कॉमन है चारों गोत्र जो हैं और लोगों में। चलिए, तो गुर्जर समाज के बड़े ही विद्वान व्यक्ति इंजीनियर शेषराज परमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।